राज्यात सध्या लोकसभा निवडणुकीचे वारे वाहत आहेत. अनेक राजकीय घडामोडी ज्या गेल्या 5 वर्षभरामध्ये घडलेल्या आहेत, ह्या सगळ्यावर भाष्य करण्यासाठी आपल्यासोबत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या खासदार प्रियंका चतुर्वेदी आहेत. मॅम, तुमचं स्वागत NDTV मराठीमध्ये. सर्वप्रथम म्हणजे काय सांगाल, गेली 5 वर्ष अनेक राजकीय घडामोडी घडलेल्या, एका शिवसेनेचे 2 गट झालेले आहेत, कसं पाहता या निवडणुकीकडे? मैं बस यही कहूँगी कि जिस तरीके से 5 साल में हमने अलग अलग बदलाव देखे। पहले भारतीय जनता पार्टी का हमने 25 साल का साथ हमें छोड़ने के लिए हमें मजबूर किया गया कि जो वचन उन्होंने किया था, अलायंस जो धर्म निभाने के काम होता है, अलायंस करने से पहले वो वचन पूर्ति करने का काम नहीं हुआ। इस वजह से हमने एक नया अलायंस बनाया। 2 साल जब सरकार चल रही थी, बीचों बीच कोविड हुआ, देश में क्या दुनिया भर महामारी आई। उस समय पे उद्धव जी का कुशल नेतृत्व के चलते WHO हो या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर हो, उन्होंने महाराष्ट्र की तारीफ़ की। जिस तरीके से डेटा ड्रिवन, साइंस ड्रिवन पूरा अप्रोच रहा था, उसकी तारीफ़ दुनिया भर में हुई। हमने महाराष्ट्र में जो उस समय पे भी जब सारे कारोबार बंद थे, इकोनॉमी ध्वस्त थी, फिर भी महाराष्ट्र में हम लोग जो MOUs हैं हमने साइन किए, करीब 80,000 करोड़ के डावोस में हमने साइन किए थे MOUs। तो इस तरीके से काम चल रहा था। फिर हमने देखा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो वचन पूर्ति करती नहीं है, अपने पैसों के बल से, सत्ता के बल से उन्होंने पार्टी में फूट डाली। उस पार्टी में जो 25 साल से इनके बुरे वक्त में भी इनके साथ थी, जब इनके सबसे कम सीट्स भी थी तभी भी हम साथ थे, जब ये सत्ता में नहीं थे तब भी हम उनके साथ थे, जब सत्ता में आए तब भी हमने उनके साथ निभाया। पर उन्होंने पार्टी में फूट डालकर मैं एक शब्द का इस्तेमाल करूँगी, उसको एक नंगा नाच कहते हैं, जो महाराष्ट्र ने कभी नहीं देखा, और वो उन्होंने किया। फिर वहीं पे संतुष्ट नहीं हुए, उन्होंने NCP में भी फूट डाली और साम दाम दंड भेद करके सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा कहा कि जो हो रहा है गलत हुआ है। फिर भी उसका कोई काम ना कर ये लोग की सरकार चल रही है। तो जनता ने देखा है, आप छोड़िए हमारे ऊपर क्या बीती, जनता में 5 साल जो जिस तरीके के कष्ट हुए हैं, कोविड के बाद जो मारामारी के बाद हमने देखा कि जॉबलेसनेस जो बढ़ रही थी, हमने उसको भी कंट्रोल में किया था, पर इन लोगों ने आकर ख़राब किया। भ्रष्टाचार अपरंपार है, सत्ता का मौज पूरा है, पर जनता जो त्रस्त बैठी है उसका कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो इसलिए जनता भी इनको जवाब देने के लिए आतुर है, और 5 साल में जो इन्होंने उलट पुलट किया है, खिचड़ी करने का काम किया है, उसका जनता जवाब देगी, मुझे पूरा विश्वास है। ज्या भाजपचा तुम्ही आता उल्लेख केला की गेली 25 वर्ष आम्ही सत्तेत होतो, त्याच भाजपच्या नेत्यांचं म्हणणं आहे की युती ज्या वेळेला आमची होती, अडीच वर्षांची ज्या वेळेला वचनपूर्ती झाली होती, ती कोणीही ऐकली नव्हती. हे केवळ उद्धव ठाकरे मनाचे श्लोक म्हणत आहेत. कोणीही अमित शहा आणि उद्धव ठाकरेंचं म्हणणं ऐकलं नव्हतं. त्यामुळे गद्दारी जी आहे ती उद्धव ठाकरेंनी केली होती. आप मुझे ये बताइए कि जब भारतीय जनता पार्टी JDU के साथ अलायंस करती है, तो क्या वो पूरी मीडिया के साथ बैठकर करती है? जब प्री पोल अलायंस होते हैं तो एक पक्ष के प्रमुख और दूसरे पक्ष के प्रमुख मिलकर करते हैं, और जो भी निर्णय होता है उस निर्णय के आधार पर दोनों काम करते हैं। या तो सत्ता में एक साथ काम करेंगे या कहेंगे नहीं हम अलग अलग लड़ रहे हैं। क्या 2014 में हमने अलग अलग लड़ाई नहीं लड़ी? 2019 में, 2014 में, माफ़ी मांगूंगी, 2014 में हमने चुनाव अलग अलग लड़ा, फिर हम बाद में फिर से आए, क्योंकि प्री पोल अलायंस नहीं होता। प्री पोल अलायंस में हमारा एजेंडा बहुत क्लियर था कि जैसे आप बिहार में करते हैं, जैसे आप पंजाब में करते हैं। 2014 से हमने कोई मांग नहीं की। अब 2019 में अलायंस, लोकसभा अलायंस होने से पहले असेंबली का भी आप ठहरा दीजिए कि ये होना है, निर्णय हो चुका था। अब भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करे, अपने वो जो मैं माफ़ी मांगूंगी, पर जो गृह मंत्री हैं देश के, जो उस समय पार्टी के इनके पक्ष प्रमुख थे भारतीय जनता पार्टी के, वो अपने आप को चाणक्य मानते हैं। मैं उनको सस्ता चाणक्य कहती हूँ। सस्ता चाणक्य का चेहरा बचाने के लिए उनको ये तरीके के बहाने बनाने पड़ेंगे। पर उद्धव जी ने हमेशा कहा है कि वो कभी झूठ नहीं बोलेंगे, ना उन्होंने झूठ बोला है, और जो प्री पोल अलायंस था उसकी वचन ना निभाने का काम जो BJP ने किया है, उस वजह से हमने ये युति तोड़ी। और आज हम जैसे भी हैं, हम लड़ रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं जिन्होंने साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर हमारा अस्तित्व खत्म करने की कोशिश की। आप सोचिए, 2 राज्य की पार्टियों को, जो महाराष्ट्र का हित रखती थी, जो मराठियों का हित रखती थी, राज्य में ही नहीं राष्ट्र में, उनको ख़त्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है।
तुम्ही म्हणताय भारतीय जनता पार्टीने आम्हाला संपवण्याचा प्रयत्न केला, मात्र मनात अशी शंका होती का की ज्या खासदारांसोबत तुम्ही एका संसदेमध्ये बसला होतात एकत्र, ते अचानक उठून त्यांच्यासोबत जातील आणि पक्ष फोडतील असा? नहीं, मुझे बिल्कुल भी ये पता है बड़ा दुख हुआ था कि बहुत सारे लोग, तो क्या हुआ था जब जब कुछ लोग चले गए थे, सारे खासदार, कोई खासदार शुरुआत में नहीं गया था। खासदार धीरे धीरे करके जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था तो सब हम लोग उठते बैठते साथ में ही थे। ऑफ कोर्स ये पता था कि क्योंकि एकनाथ शिंदे के ये श्रीकांत शिंदे के फादर एकनाथ शिंदे ने काम किया तो श्रीकांत तो रहेंगे नहीं, वो ऑब्वियसली अपने पापा के साथ होंगे। पर बाकी सबका मुझे ये ऐसा भरोसा नहीं था कि करेंगे। जैसे गजानन कीर्तिकर जी रहे, फाउंडर मेंबर हैं, और आप इस तरीके के चले जाएं, उठकर चले जाएं, कितना गलत संदेश भेजा है आपने। क्या आप जहाँ कॉरपोरेशन से लेकर आपने एमपी बने, इतने फुल 2 टर्म एमपी बने, फिर भी आपने ये कर लिया। फिर मैंने कितने एमपीज़ हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, जो मेरी उम्र के थे और वो मेरे साथ उठते बैठते थे, और कहीं उन्होंने ये भी फीलिंग नहीं दी, सब आवाज़ सारी मेरी बात सुन रहे थे, पर जैसे ही समय आया वो भी निकल पड़े। पर मैं मानती हूँ, एक चीज़ में मैं विश्वास रखती हूँ, भगवान सबको न्याय देता है। इनको अभी सत्ता का मौज जो सर पे चढ़ा हुआ है, जनता ही है जो इस मौज को उतारेगी। तो जनता पे पूरा विश्वास है, और कर्म पे कि अपना धर्म निभाओ, अपना कर्म करते रहो, कर्म का फल सबको मिलता है, इनको इनका फल ज़रूर मिलेगा। तुमच्या सोबतचे जे आमदार होते, काही कुजबूज जाणवायची का त्यांच्यामध्ये की बाबा आपण जाऊ, आणि तुम्ही त्यांच्यासोबत होता, त्यांनी तुम्हाला काही प्रेशराईज किंवा म्हटलं की बाबा तुम्हीही आमच्यासोबत या करून? मैं उस पर जाना नहीं चाहूँगी। जिन्होंने कहा, कोशिश भी की होगी, उनको मैंने जो मेरे मन की बात थी मैंने उनको सुना दी, और आज मैं पार्टी के साथ निष्ठावंत बन के खड़ी हुई हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इस तरीके का विश्वासघात करना, ऐसी पार्टी के साथ जिन्होंने आपको सब कुछ दिया, खास करके सारे ये जो चले गए हैं, सब कुछ दिया, बगैर कोई सवाल पूछे, बगैर कोई आपको बताए क्या करना है, कैसे करना है। ये भी नहीं था कि कोई दबाव हो कि आप लोगों को ऐसे ही अपना अपना काम करना है या कार्यक्षेत्र में काम करना है। आपको इस भरोसे पे दिया कि अगर हम आपको जिम्मेदारी दे रहे हैं, हम अपनी जिम्मेदारी खुद जानते हैं और आप करेंगे, फिर भी आप चले जाओ, तो ये तो मैं कहूँगी कि ये पीठ में खंजर घोंपने का काम है। एक इंसान जो आप पे भरोसा करता है, उसके खिलाफ काम करना सबसे बड़ा पाप होता है, सबसे बड़ा गुनाह होता है। तो उन्होंने किया, मुझे कोशिश की, नहीं कि मैं उसमें पढ़ना ही नहीं चाहती हूँ, पर जो उन्होंने किया, जैसे मैंने कहा, कर्मों का फल सभी को मिलता है। इनका समय आ गया है, ये 24 के चुनाव में जनता देगी। ज्या गजानन कीर्तिकरांचा तुम्ही उल्लेख केलात की ते ज्येष्ठ होते, त्याच गजानन कीर्तिकरांचा मुलगा जो अमोल कीर्तिकर, ते आता सध्या लोकसभेसाठी उभे राहिलेत. त्यांना निवडणूकची संधी जी आहे ती लढण्याची दिली जाते पक्षातर्फे. कशा प्रकारे तयारी जी आहे ती करण्यात आलेली आहे त्यांच्या एकंदरीत निवडणुकीची, आणि त्यांच्या डोक्यावर खरं तर ईडीचा ससेमिरा देखील आहे? देखिए, आप सोचिए कि चलिए पार्टी में फूट पड़े, समझ में आता है, पर एक परिवार के अंदर एक चला जाए एक तरफ, स्पेशली फादर, और जो बेटे हैं, बेटे कहें नहीं मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, उद्धव जी का हाथ पकड़ कर रहूँगा, उनके साथ बना रहूँगा, ये एक बहुत बड़ा, मैं कहती हूँ कि एक बहुत बड़ा एक निर्णय होता है। परिवार के खिलाफ जाना, या परिवार के सबसे सीनियर लीडर के सीनियर मेंबर के खिलाफ जाना, वो अमोल जी ने किया। अमोल जी डट के खड़े रहे, उन्होंने कहा ईडी का डर हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं निष्ठावंत रहूँगा। तो इसलिए पार्टी ने उनको जिम्मेदारी दी कि आप लोकसभा आएंगे ही, और हम लोग आपकी पूरी कोशिश करेंगे कि ये भारी बहुमत से जीत कर आए। ईडी का बल डाला, वहाँ से बहुत बार उनको ऑफर्स आए, ये कहा कि हम ईडी के केसेस बंद कर देंगे, पर वो टस से मस नहीं हुए, अपनी जगह से नहीं हिले। तो ऐसे मैं बार बार सब जगह हर सभा में जाकर कहती हूँ, जिन्होंने अपने परिवार में भी अपनी पार्टी में निष्ठा ज़्यादा रखी, तो वो जो अगर चुनकर आते हैं, वो आप लोगों का पूरा विश्वास निभाते हुए पार्लियामेंट में आपकी आवाज़ रखेंगे। और इसलिए मैं जानती हूँ, इसलिए हम सब कार्यरत हैं, वो खुद सवेरे से शाम मेहनत कर रहे हैं, पूरा दिन मेहनत करते हैं अमोल जी, और एक यंग लीडर हैं, एक कमिटेड लीडर हैं, एक ऑनेस्ट लीडर हैं, तो वो भारी बहुमत से विजयी होंगे, क्योंकि जनता देखेगी और जनता उनसे जुड़ेगी। बरं, याच गजानन कीर्तिकरांनी गेल्या आठवड्यामध्ये पत्रकार परिषद घेऊन ईडीचा उल्लेख केला की ज्या कारवाया होत्या त्या चुकीच्या आहे, कुठेतरी मोदींवरतीच किंवा त्यांच्या सरकारलाच त्यांनी घरचा आहेर दिला. कसं पाहता ह्या त्यांच्या विधानाकडे? देखिए, हर जन उस पार्टी में जाकर
आप पन्नास खो के एकदम ओके कर चले तो गए, पर आप सब दबाव में हैं। आपने बड़ी बड़ी बातें एक नाथ शिंदे ने कही थी कि मैं जो भी मेरे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं उनको सबको टिकट दिलाऊंगा। अब 5 या 6 को मिल रही है, बाकी सबको हटा दिया है। वो भी पार्टी के अंदर जानते हैं कि उनका दी एंड हो चुका है, उनके करियर का दी एंड हो चुका है। जो टेबल पे नाच रहे थे गोवा में, जिस तरीके से नाच रहे थे बेशर्मी की तरह, आज उन सबको सबक मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं गजानन कीर्तिकर जी ने जब वक्तव्य दिया, ऑफ कोर्स उन्होंने देखा है कैसे सालों की उनकी भी राजनीति रही है। उन्होंने जो निर्णय लिया वो उनको मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी, पर उन्होंने भी कहा कि ईडी अपने ही लोगों पे कर रही है। अगर बीजेपी इतनी कॉन्फिडेंट है और मोदी इतने कॉन्फिडेंट हैं तो उनको ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? कि कोई कंसल्टेंसी जॉब को आप करप्शन बता देंगे तो ये कैसे चलेगा? तो मैं तो उनकी स्टेटमेंट्स का वेलकम इसलिए कर रही हूँ कि आज एटलीस्ट उनके उस अंतरात्मा कहीं जागी है, उन्हें लगा है कि जो उन्होंने किया है बहुत गलत किया है, तो शायद कोर्स करेक्शन करने की कोशिश करें, पर वो बहुत लेट हो चुका है। क्योंकि उनके सुपुत्र वो लड़ाई लड़ने को तैयार हैं, पर वो उद्धव जी के बगल में खड़े होकर वो लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए वो कॉन्फिडेंट हैं। जे खासदार गेले तुम्ही उल्लेख केलात त्यातले काही खासदार आहे ज्यांना तिकीट देखील मिळाले नाही आहे. मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः सांगितलं होतं की माझ्यासोबत जे येतील त्यांना मी निवडून देईन अथवा राजीनामा देईन. तर ज्यांना तिकीट मिळालेली नाही आहे त्यांना तुम्ही काय सांगाल? पार्टीत परत बोलवाल तुमच्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। उद्धव जी ने बिल्कुल कह दिया है कि मेरे लिए ये अब जगह उनके लिए नहीं रही। अब आप देखिए, भावना गावली जी 5 टर्म एमपी रही, वो उनको ऑफ कोर्स बड़े बड़े उनको वादे किए गए, ईडी केस हटाया, जो भी किया, उनका भी वॉशिंग मशीन में धुलने की प्रक्रिया की। उन्होंने जाकर नरेंद्र मोदी जी की राखी बांधी थी। मोदी जी ने उनको अपनी बहन बताया, अरे आप एकनाथ शिंदे को छोड़ दीजिए, नरेंद्र मोदी जी ने भी आपका साथ नहीं दिया। तो जैसे मैंने कहा ना, कर्मों का फल होता है। आपका जो इस्तेमाल किया भारतीय जनता पार्टी ने, यूज़ एंड थ्रो जो उनकी पॉलिसी है, इस्तेमाल कर कर आपको जैसे दूध में से मक्खी हटाते हैं, वो काम किया है। और एकनाथ शिंदे जो बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, कहाँ है उनका राजीनामा, कहाँ है? तो ये जो झूठ बोला, झूठ परोस कर लोगों को अपने साथ लिया, फिर पन्नास खोखे का वो दिखाया, जो कहते हैं ग्रीड दिखाई, वो सब का हो चुका। तो आपके पेट भरे हुए हैं, अगर और लालची हो गए तो जनता भी समझ रही है कि लालच है, इसलिए वो हारेंगे। जर आपण पाहिलं ह्या लोकसभा मतदारसंघामध्ये काँग्रेस आणि तुमची ज्यावेळेला महाविकास आघाडीचं सरकार होतं त्यावेळेला तुम्ही एकत्र होतात. मात्र ज्यावेळेला जागा वाटपाचा विषय आला, संजय निरुपम यांनी लगेचच पक्ष सोडला, त्यांनी पक्षाच्या विरोधात भूमिका घेतली. तुमचं काय मत आहे यावर? कुठेतरी ह्यामध्ये फरक दिसेल? नहीं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आई बी वेरी ऑनेस्ट। देखिए, मैं 2019 से पहले मैं भी कांग्रेस पार्टी में थी और मैं भी इतिहास सबका जानती हूँ। तो ये जब मुंबई नॉर्थ में थे एज अ कैंडिडेट, आप 2 बार राज्यसभा चुनकर गए थे, शिवसेना ने आपको भेजा था, उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी ने भेजा था, बाला साहेब ठाकरे जी ने भेजा था। वो इस्तीफ़ा देकर आपने लोकसभा की टिकट ली कांग्रेस पार्टी से। मुंबई नॉर्थ में आप जीते, कुछ 5-10 हज़ार वोट से ही जीते थे शायद। फिर जब दूसरी बार मुंबई नॉर्थ से हारे, आपने कांग्रेस पार्टी का मार्जिन, लूजिंग मार्जिन बढ़ा दिया। फिर आपने कहा मुंबई नॉर्थ में नहीं जीत पाऊंगा, क्योंकि आप उस समय पे मुंबई के प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के। आपने मुंबई नॉर्थ वेस्ट पे आपने कूदी मारा, और यहाँ पे भी आपने अपना लूजिंग मार्जिन और बढ़ाया। गुरदास कामत जी का जो 2014 में था, उससे बढ़कर 2019 में ये हारे हैं, ये महाशय हारे हैं। ये ना मुंबई कांग्रेस के किसी पद पे थे, ना किसी तरीके की उनके पास जिम्मेदारी AICC में है, और वो आकर जब बड़ी बड़ी बातें करने लग जाएंगे ये सीट मेरी है। अरे 2 बार आप हारे हुए हो, ये 2 बार हमारी जीती हुई सीट है। आप किस आधार पे आपको पार्टी पक्ष छोड़ना है? वो आपकी और आपकी पार्टी के बीच की चीज़ है। पर आपका ये उम्मीद करना कि हम वो अपनी जगह छोड़ देंगे जो हमारी जीती हुई जगह है, तो आप सपने ही देखिए। और हमने अपना काम किया है, कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी, शिवसेना हो और NCP हो, हम तीनों ने मिलकर, डिफरेंसेस हुए होंगे, पर जो जगह वाटप हुई है, एटलीस्ट आप जानती हैं क्या जगह वाटप हुई है। महाझूठी गठबंधन में तो अब तक नहीं पता है कौन कितने सीट पे लड़ रहा है। कल ही रात को निर्णय हुआ, ओ अच्छा आपको 17 चाहिए, आप 17 ले लीजिए, पर मुझे नासिक दे दीजिए। इस तरीके का काम कर रहे हैं, क्या आप जनता को कन्विंस करोगे? डिफरन्सेस तुम्ही म्हणालात की थोडेसे झाले, सांगलीच्या जागेवरून देखील झाले, तो वाद अजूनही आहे. विशाल पाटील अपक्ष उमेदवारीचा अर्ज त्यांनी भरला आहे. कुठे ना कुठेतरी फरक जो आहे चंद्रहार पाटील यांच्या मतांवर पडताना पाहायला मिळेल, आणि महाविकास आघाडीमध्ये या विषयाला घेऊन कुजबूज आहे का की सगळं अलबेल आहे?
नहीं देखिए, अगर वो खड़े हो रहे हैं, अपक्ष खड़े हो रहे हैं, वो उनकी पार्टी की जिम्मेदारी है कि उनको कन्विंस करें कि वो अपना नॉमिनेशन विड्रॉ करें। अगर नहीं करते, मैं उम्मीद करती हूँ कांग्रेस पार्टी उनके ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई करेगी ही। पर हम ये ज़रूर जानते हैं उस वहाँ पर सांगली में जीत हमारी होने वाली है, और वहाँ पर सब लोग, कांग्रेस पार्टी के बाकी सारे कार्यकर्ता, इस गठबंधन के जो उम्मीदवार हमने चुनकर भेजे हैं, उन्हीं के साथ काम कर रहे हैं, उन्हीं के साथ पूरा प्रयत्न कर रहे हैं, और उन्हीं के साथ उनकी पूरी कैंपेनिंग जारी है। तो ये अगर अकेले खड़े भी हो जाते हैं, इनको वो समर्थन नहीं मिलेगा। अगर वोटों में अगर कुछ कम ज़्यादा हुआ तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ विशाल पाटिल रहेंगे। पर मैं जानती हूँ कि भले ही वो इंडिपेंडेंट खड़े हो जाएं, हम जीतने वाले तो महाविकास आघाडी है। हे झालं महाराष्ट्राचं राजकारण. दिल्लीच्या राजकारणाकडे येऊया. दिल्लीमध्ये देखील अनेक नेत्यांवरती ईडीची कारवाई सुरू आहे. आपण अरविंद केजरीवाल यांना देखील पाहिलं, अजूनही त्यांना सोडलेलं नाही आहे. दिल्लीत कशा प्रकारे राजकारण सुरू आहे ईडी आणि सीबीआयला घेऊन? केंद्रीय यंत्रणांचा दबाव कितपत आहे? बहुत ज़्यादा दबाव है, उनको लग रहा है। आप मुझे बताइए, एक तरफ आप कहते हो 400 पार करेंगे, और दूसरी तरफ आप इनको अपना इलेक्शन टूल किट बना लिया है, ईडी को, आईटी को, सीबीआई को। ये किस तरीके से काम कर रहे हो? तो वहाँ पर ये ज़रूर है कि सारे विपक्ष के जो बड़े नेता हैं, जो पार्टी के मुखिया भी होते हैं, उनको दबाव डालने का काम कर रहे हैं। आपने पहले सिसोदिया जी को अरेस्ट किया, फिर आपने मिस्टर जैन को अरेस्ट किया, फिर आपने केजरीवाल को किया, संजय सिंह जी को किया। सारे बड़े बड़े नेता जो उनके हैं, उनको अरेस्ट करने का काम किया। अब झारखंड में आइए, सिटिंग चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन को अरेस्ट किया, उनको इस्तीफा देना पड़ा, फिर उन्होंने जिम्मेदारी किसी और को दी। इनफैक्ट 21 तारीख को इंडिया महायुति की वहाँ पे रैली है रांची में, झारखंड में, जहाँ पे मैं भी पार्टी के नेतृत्व को वहाँ पे रिप्रेजेंट करूँगी। तो बस यही है कि जिस तरीके से ईडी, आईटी, सीबीआई का इस्तेमाल हो रहा है, सवेरे 9 बजे हमने अमोल कीर्तिकर जी की उम्मीदवारी जाहिर की, 10 बजे ही ईडी का नोटिस आ जाता है। यही पूरे देश में चल रहा है। और पर मैं एक अच्छी बात बताऊं, जनता देख रही है, जनता समझिए। आप आज 5 साल के बच्चे से भी कहेंगे ना कि ईडी, आईटी क्या करते हैं, कह रहे हैं बीजेपी के लिए काम करते हैं। तो ये हो गया है, किसी का भरोसा, सबका दुख इस बात का होता है कि लोगों का भरोसा उन पे से उठ गया है। तो जैसे ही हमारी सरकार बनेगी 2024 में केंद्र में, सबसे पहले जो हम काम करेंगे, इनकी जो खोई हुई इनकी वो है आस्था और ईमान, वो फिर से उनको रिस्टोर करेंगे। और जो ईडी को काम करना चाहिए सही मायने में, सीबीआई को करना चाहिए, इनकम टैक्स को करना चाहिए, उसका हम काम करेंगे। अब इनकम टैक्स को देखिए, इनकम टैक्स ने कांग्रेस पार्टी के सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में देखिए 55% तो चंदा इनको मिला हुआ है बीजेपी को। और किस लिए मिला है? चंदा दो, धंधा लो, क्विड प्रो को हुआ है। तो जनता देख रही है। तो ये सबसे बड़ा दिल्ली में, हमारे राष्ट्र में यही है कि जो लोग आपके खिलाफ खड़े हैं, आप उनके खिलाफ कार्रवाई कराते हैं। मोदींनी 400 पारचा नारा दिलेला आहे. इंडिया आघाडीचा नारा किती असणार आहे? कारण का सगळे जे विरोधक आहेत ते एकवटले आहेत, त्यामुळे ताकद विरोधकांची कितपत दिसेल या लोकसभा निवडणुकीत? आप देखिए, जहाँ जहाँ एक तो इतना लंबा इन्होंने इलेक्शन कैंपेन किया, पहले कभी नहीं हुआ है इतना। 1.5-2 महीने का पूरा बाकायदा चला रहा है। करीब करीब 3 महीने सरकार के बगैर देश चलेगा, और सिर्फ इम्पोर्टेंट एजेंडा चलेगा, बाकी सिर्फ राजनीति होगी। तो हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि ये जितने इनको उम्मीद थी कि राम मंदिर के बाद हम उसको भुनेंगे, उसको राजनीति करेंगे, उसके ऊपर हम लोगों का विश्वास जीतेंगे, फिर हम बड़ी बड़ी बातें करेंगे, हम सबको करप्शन कर करके का बहाना बना कर उनका मुंह दबाने का काम करेंगे, ये सब फेल हो रहा है। और जितना ये प्रचार कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, उतना ही प्रचार उनके लिए के खिलाफ जा रहा है। तो मैं 400 पार, 500 पार के नारे लगाने से रही, पर ये ज़रूर कह सकती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार नहीं बनाने वाली है। जैसे जैसे चुनाव बढ़ता जा रहा है, जनता भी अपना मत अब खुलकर देने लग गई है, वो खिलाफ बोलने लग गई है। तो जब वोट करने जाएंगे तो एक ये साइलेंट वोटर जो होगा, वो एक बदलाव की तरफ ही लाएगा, ये मुझे काफ़ी यकीन होता जा रहा है। महाराष्ट्रामध्ये निवडणुका ह्या 5 टप्प्यांमध्ये होणार आहे आणि स्वतः मोदीजी आणि अमित शहा हे महाराष्ट्रामध्ये येऊन सभा घेत आहेत. नेमकी काय गरज भासते त्यांना की ह्या 2 बड्या नेत्यांना येऊन महाराष्ट्रामध्ये सभा घेण्याची? बड़े नेता इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इनके सारे छुटभैया नेता जो हैं महाराष्ट्र में, वो सब विफल हुए हैं। जो भी ये यहाँ पे, एक वहाँ पे सस्ता चाणक्य देश में बैठाए हुए हैं, एक और भी सस्ता चाणक्य यहाँ पे देवेंद्र फडणवीस जी के नाम से हैं, जिन्होंने कहा मैं पुनः येन। आज आप 1/4, 1/4 मंत्री उप मुख्यमंत्री हैं, 1/4 मुख्यमंत्री हैं, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं।
तो वो जानते हैं कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ने जो काम किया, ये पूरा षड्यंत्र रचा, रॉबिन हुड बनकर गए या सुपरमैन बनकर गए या स्पाइडरमैन बनकर गए या जेम्स बॉन्ड बनकर गए, रोज़ रात को जो इन्होंने ये षड्यंत्र रचा महाराष्ट्र के खिलाफ, महाराष्ट्र विरोधी सरकार बनी हुई है, इसलिए वो वोट नहीं ला पा रहे हैं। इसलिए ये दोनों सोचते हैं कि ये लोग को कुछ आने से कुछ फ़ायदा हो जाएगा। पर मैं आपको कहूँ, जब जब नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर प्रचार करेंगे, ब्रांड मोदी उतना ही विफल होगा। और मैं बताती हूँ क्यों, क्योंकि ब्रांड मोदी आते ही जनता के मन में ये याद आता है कि कैसे महाराष्ट्र के जो भी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स थे गुजरात लेकर गए। मोदी जी जब भी यहाँ आएंगे, जनता को याद आएगा कैसे एक अच्छी सरकार, एक अच्छी नीयत वाली सरकार उद्धव जी के नेतृत्व में काम कर रही थी, उसको आपने गिराने का काम किया। जनता बार बार याद करेगी कि कैसे दो राज्य पक्षों को, जो महाराष्ट्र और मराठियों का हित रखते थे, राष्ट्र में के पटल पे भी और राज्य में भी, आपने उनको तोड़ने का काम किया। जनता आपको देखकर याद करेगी, युवा खास करके याद करेगा कि आप वो हैं जिन्होंने बेरोजगारी हमारे राज्य में बढ़ाई। महिलाएं देख देख कर कहेंगी कि आज तक जो नहीं हुआ है महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था, जो हमेशा जिसका हमें गर्व होता था, वो आपने ख़त्म करने का काम किया है। जो मराठाज हैं, जो रिजर्वेशन की लड़ाई लड़ रहे थे, उन पर लाठीचार्ज हुआ, वो ब्रांड मोदी को देखकर कहेंगे कि आप तब कहाँ थे, आप चुप क्यों थे जब हमारे खिलाफ काम हो रहा था। वो ज़रूर मोदी जी को देखकर कहेंगे कि आपने पूरा सुप्रीम कोर्ट का हवाला, सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई शिवसेना ने लड़ी, फिर भी आपने सारे चीज़ों को दरकिनार कर कर अपनी ये सरकार को बहाल किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें, जैसे ही उन्होंने कहा वो नकली शिवसेना है, जनता ने उनका मजाक बनाया, जनता हंस रही है कि मोदी जी को ये भी नहीं पता हमारे लिए असली शिवसेना कौन सी है। आप कुछ भी कर लो, सिंबल ले लो, नाम ले लो, सब कर लो, पर आप उस तरीके की जो जनता के साथ जुगाड़ है, जोड़ है, वो कहाँ से लाओगे। सो मोदी आए, अमित शाह जी आए, जनता ने कह दिया है कि देयर इज ओनली वन ब्रँड अँड दॅट्स ब्रँड ठाकरे। दोन शेवटचे प्रश्न खरं तर, राज ठाकरे यांनी देखील आता महायुतीला समर्थन दिलेलं आहे, बिनशर्त समर्थन आहे. कसं पाहता त्यांच्या समर्थनाकडे? चर्चा होती राज ठाकरे खरं तर लोकसभा निवडणूक लढवतील, बट ते नाही लढत आहेत आता. अब देखिए, मैं तो कुछ नहीं कहूँगी। उनके खुद के कार्यकर्ता दुखी हो होकर उनका पक्ष छोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं जिनको महाराष्ट्र का हित पहले रखना था, आज उन्हीं लोगों के साथ खड़े हैं जिन्होंने महाराष्ट्र के खिलाफ काम किया है। आपको 2 सीट लायक भी नहीं समझा, आपको ऑल द वे दिल्ली बुलाया और आपको कहा कि आप अपने सिंबल पे नहीं लड़ेंगे, आप हमारी पार्टी के सिंबल पे। जिनके पास इतना भरोसा नहीं है, उनके खुद के कार्यकर्ता, आप देखिए वहाँ पे जहाँ पे एनसीपी को सीट मिली है, अजीत पवार के यहाँ पे टटकारे जी की सीट है, वहाँ पे उन्हीं मनसे के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हमें इनके साथ, हम लोग इस युति के साथ काम नहीं करना चाहते हैं। तो मेरे बोलने से पहले अपने कार्यकर्ता की मन की बात सुन लेते तो शायद उनको ये निर्णय नहीं लेना पड़ता, पर अब वो उनका निर्णय है, उन्होंने लिया है, पर फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला है। एक शेवटचा प्रश्न खरं तर पुन्हा एकदा मी खासदारांवरती येईल. खासदार जातील ही चर्चा किंवा हे सगळं जे प्रकरण आहे ते कधी शिजू लागलं नक्की दिल्लीमध्ये? तुम्हाला काही कुणबुण किंवा कुजबूज जाणवली त्यांच्या मनात? देखिए, जैसे ही एमएलएज का हुआ, एमएलएज शुरू में गए, फिर धीरे धीरे कर थोड़े और एमएलएज गए, तब ये बात शुरू हुई। काफ़ी एमपीज़ कहने लगे कि नहीं ऐसे कैसे, क्या। और क्या हुआ था कि इलेक्शन कमीशन में इन लोगों ने ये समझ लिया था कि अगर हमारे पास 2/3 पावर पार्लियामेंट में होगा, 2/3 पावर अगर स्टेट में होगा, तो हमारा कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो सकता है। तो उन्होंने हर एमपीज़ को अपनी तरफ लेने का काम किया। उन्होंने राज्यसभा में भी कोशिश की कि राज्यसभा में भी फूट डाल दें, पर वो हुआ नहीं, क्योंकि हम तीनों खड़े रहे कि हम नहीं जाने वाले इधर उधर। और संजय राउत जी ने उसका खामियाजा भुगता, उनको जेल डाला गया, वो लड़ाई भी लड़कर आए। तो ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने सोचा सत्ता बल, धन बल सबको इस्तेमाल कर कर किसी से कह दिया कि हम तुम्हें मंत्री बना देंगे, उनको लगा अरे वाह हम मंत्री बन जाएंगे, दिया कुछ नहीं, पर उन लोगों ने अपनी मंशा जाहिर कर दी कि हमें जाना है। तो खुशबूस तो चालू हो ही गई थी, जैसे ही वो एमएलएज का जाना शुरू हुआ तो हुआ, और उनको समझ में आने लगी स्ट्रैटेजी क्या है कि 2/3 यहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी और डिस्क्वालिफिकेशन से बच जाएंगे। तो उन्होंने ये काम किया, पर दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन्होंने जो निर्णय लिया, पर मैं क्या कहूँगी दुर्भाग्यपूर्ण क्या, हर चीज़ में कुछ अच्छाई दिखती है। ये लोग अब वापस लोकसभा में नहीं आएंगे और वापस किसी और को मूर्ख नहीं बनाएंगे, ये सबसे अच्छी मुझे फीलिंग होती है कि उस समय हमें भले ही दुख हुआ होगा, पर अब सुख ये है कि जनता इनको यहाँ से भगाएगी। निश्चितच जर आपण पाहिलं तर मग अनेक राजकीय विषयांवर प्रियंका चतुर्वेदी हे आपल्याशी संवाद साधत होत्या. व्हिडिओ जर्नलिस्ट संतोष पालवरकरसह जुई जाधव, NDTV मराठी, मुंबई.